हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइकोलॉजी के दोनों पेपर्स के बारे में बातचीत करेंगे। उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस के अंतर्गत हमारे पास दो पेपर्स हैं। फर्स्ट पेपर है पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान, और दूसरा पेपर है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण और निर्धारण। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हमारे पास 9 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है सकारात्मक मनोविज्ञान की परिभाषाएं, उसका लक्ष्य और सकारात्मक मनोविज्ञान के बारे में जो धारणाएं बनाई गई हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, इनका अध्ययन करेंगे। क्यों हमें सकारात्मक मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ी, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सकारात्मक मनोविज्ञान के द्वारा किस तरह से हम अपने जीवन को समुन्नत और अच्छा बना सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ सकारात्मक मनोविज्ञान का क्या संबंध हो सकता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर हमारे पास है हैप्पीनेस यानी खुशी, सुख। क्या होता है सुख, उसकी परिभाषाएं, उसका व्यू पॉइंट कि दो तरह का व्यू पॉइंट हमारे सुखवादी दृष्टिकोण में दिया गया है, एक हेडोनोइक सुख और एक परम आनंद का सुख। ये दो व्यू हम इसमें पढ़ेंगे तथा सुख के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव किस तरह से होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सकारात्मकता का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर, नकारात्मकता का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से ये विचार हमारे मन में आते हैं, कौन कौन से कारण या निर्धारक या स्रोत सुख के होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ किस तरह से हम सुख को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सुख बढ़ा करके हम कौन कौन से सुख बढ़ा करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ प्रामाणिक खुशी क्या होती है, प्रामाणिक सुख कौन सा होता है जो कि सतत होता है, स्थायी होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारे पास आता है सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्थाएं तथा प्रक्रियाएं, यानी कि हमारी व्यक्तित्व में कौन कौन सी ऐसी सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्थाएं होती हैं जो कि हमारे अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने में मदद करती हैं। उनमें से कुछ अवस्थाएं हैं जैसे सेल्फ एफिकेसी, आत्मक्षमता, ऑप्टिमिज्म, आशावादिता, होप, आशा, माइंडफुलनेस, सजगता, फ्लो, प्रवाह और स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता। ये सारी अवस्थाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करती हैं। अगला सेक्शन है बी सेक्शन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्च्यू एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, यानी कि सद्गुण तथा चरित्र की शक्तियाँ। सद्गुण और चरित्र की शक्तियाँ का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, उनका हम मापन किसके द्वारा करते हैं। इसमें दो हमारे पास मेथड्स दिए गए हैं। एक होता है गॉलप क्लिफ्टन का स्ट्रेंथ फाइंडर मेथड, उसके द्वारा हम मानव शक्तियों का हम खोज करते हैं। और उसी के साथ है VIA यानी वैल्यू इन एक्शन, शक्तियों के सक्रिय मूल्यों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। और हम अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ, हमारी अपनी स्ट्रेंथ कौन कौन सी हैं, अपनी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, उनको पहचानेंगे। किस तरह से हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, इस बारे में अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर है रेजिलियंस यानी लचीलापन, क्योंकि लचीलापन हमारे को देखने में आता है कि हम हर समय कुछ न कुछ हमारे पास समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं, कठिन परिस्थितियां भी आती हैं, संकट आते हैं। तो उन परिस्थितियों में हम अपने आप को बनाए रखते हुए, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए
किस तरह से सरवाइव करते हैं, वो हमारा रेजिलियंस के अंतर्गत, लचीलेपन के अंतर्गत आता है। उसका अर्थ क्या है, उसके स्रोत क्या क्या हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ सक्सेसफुल एजिंग यानी उम्र के साथ जो वृद्धावस्था है, जिसको हम सफल बुढ़ापा भी कह सकते हैं, कि वृद्धावस्था के दौरान जो हमारी अवस्था चल रही है उसको हम अच्छे से सफल किस तरह से बनाएं कि हमारा अच्छा बुढ़ापा निकले, वृद्धावस्था अच्छी तरह से निकले। उनके विभिन्न कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ जीवन में हमारे कटु अनुभव भी होते हैं, उनके द्वारा हमारा विकास किस तरह से होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ट्रॉमा जो है यानी कि ग्रोथ ट्रूथ ट्रॉमा यानी कि कुछ कटु अनुभव जो हैं, कुछ हमारे जिसको हम चोट या कटु अनुभव कह सकते हैं, वो हमारे विकास को किस तरह से प्रभावित करते हैं, हमारी एजिंग को किस तरह से प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियमन तथा आत्मनियंत्रण। ये दोनों प्रत्यय क्या हैं, इनके बारे में, इनका अर्थ और किस तरह से हम सेल्फ रेगुलेशन करते हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग करते हैं, अच्छे से सही तरह से हम अपना सेल्फ रेगुलेशन करें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या उस दौरान हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं, सेल्फ रेगुलेशन जब हम करते हैं तो कुछ हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे गोल कॉन्फ्लिक्ट यानी लक्ष्य में द्वंद्व हो जाता है। कई बार हमारे पास एक से ज़्यादा लक्ष्य होते हैं तो हमें लक्ष्य को चुनने में कठिनाई होती है। गोल डिफ़िकल्टी, लक्ष्य कठिनाई। एक और होता है गोल डिसंगेजमेंट यानी कि लक्ष्य को हम बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह के हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें सेल्फ रेगुलेशन के दौरान आती हैं। अगला सेक्शन हमारा है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग यानी कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य और हमारी वेलबींग, जिसको कि हम सुख कह सकते हैं, क्या इनके विशेषताएं होती हैं, एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य के क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से हम मानसिक स्वास्थ्य और वेलबींग को प्राप्त कर सकते हैं, एक व्यक्ति के अंदर जो सुख होता है उसका उसके जीवन की संतुष्टि से क्या संबंध है, इस बारे में पढ़ते हैं कि उसका अपनी लाइफ के साथ किस तरह सेटिस्फेक्शन, अगर व्यक्ति संतुष्ट है तो उसका लाइफ सेटिस्फेक्शन किस तरह का होगा, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सोशल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग यानी कि सामाजिक स्तर पे वो किस तरह की खुशी या सुख का अनुभव कर रहा है, मानसिक स्तर पे, मनोवैज्ञानिक स्तर पे किस तरह से अनुभव कर रहा है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। एक कंप्लीट स्टेट मॉडल, सुख का जो पूर्ण प्रारूप क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारा आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि। सबसे पहले तो कि सांवेगिक बुद्धि क्या है, सांवेगिक बुद्धि के अर्थ क्या है, क्या क्या उसके अंतर्गत तत्व सम्मिलित होते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, और सिद्धांत सांवेगिक बुद्धि के कौन कौन से हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ सांवेगिक बुद्धि में हम वृद्धि किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है प्रो सोशल बिहेवियर यानी प्रसामाजिक व्यवहार। जीवन में हम कई बार इस तरह के व्यवहार करते हैं जो कि हमारे समाज के अनुरूप होते हैं, किसी को हेल्प करने वाले होते हैं, तो वो हमारे प्रसामाजिक व्यवहार कहलाते हैं। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एल्ट्रुइज्म यानी परोपकारिता, उसके साथ एम्पैथी यानी परानुभूति, फॉरगिवनेस क्षमाशीलता, हम में दूसरों को क्षमा करने की कितनी क्षमता है, तथा ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता। ये 4 सामाजिक व्यवहार जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। उसी के साथ हमारे फर्स्ट पेपर में ये चीज़ें हैं।
उसके बाद हम सेकंड पेपर पढ़ेंगे। सेकंड पेपर का नाम है हमारे मनोवैज्ञानिक मापन और निर्धारण। मनोवैज्ञानिक मापन एवं निर्धारण में हम विभिन्न परीक्षणों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से परीक्षणों का निर्माण किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट, यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण तथा मापन। इसकी परिभाषा, परीक्षण और निर्धारण में क्या अंतर होता है, मनोवैज्ञानिक निर्धारण के कौन कौन से टूल्स होते हैं, यानी किन के द्वारा हम मनोवैज्ञानिक निर्धारण करते हैं, जैसे इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, केस हिस्ट्री, डाटा, व्यवहारात्मक निरीक्षण, कंप्यूटर आदि चीज़ों के द्वारा हम मनोवैज्ञानिक निर्धारण करते हैं। इसी के साथ हम अगला चैप्टर आता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होते हैं, क्या उनकी प्रकृति होती है, किस तरह से हम उनका उपयोग करते हैं और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, किस तरह से हम एक अच्छा परीक्षण है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह परीक्षणों का निर्माण हुआ, किस तरह उनका हम उनको प्रशासित करते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। अगला हमारा चैप्टर है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण का विकास किस तरह से होता है, किस तरह से हम उनका निर्माण करते हैं, इस बारे में पूरा कॉन्सेप्ट, किस तरह कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन करने के बाद आइटम एनालिसिस, किस तरह से जो उसमें पद हम जो लेते हैं उनका निर्धारण किस तरह से किया जाता है, पदों का विश्लेषण करते हैं आइटम एनालिसिस के अंतर्गत। इसके बाद इसमें अगला चैप्टर है हमारा रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। किसी भी एक अच्छे परीक्षण के हमारे कुछ गुण होते हैं, जैसे विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण। ये हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता क्या होती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं विश्वसनीयता के, और किस तरह से हम विश्वसनीयता का मापन कर सकते हैं। इसी तरह अगला चैप्टर हमारे पास है वैलिडिटी, यानी वैधता। किसे हम वैधता कहते हैं, वैधता के प्रकार कौन कौन से होते हैं और वैधता का मापन किस तरह से किया जा सकता है, कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम वैधता का मापन करते हैं। अगला चैप्टर है हमारे पास नॉर्म्स, यानी मानक। मानक किसे कहते हैं और मानक कितने प्रकार के होते हैं, ये इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। सी सेक्शन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे ग्रुप तथा इंडिविजुअल, सामूहिक तथा व्यक्तिगत, वर्बल, नॉन वर्बल यानी वाचिक, अवाचिक तथा निष्पादन परीक्षण, सेल्फ रिपोर्ट, इन्वेंट्रीज, अनुसूचियाँ, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रक्षेपण विधियाँ आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की उपयोगिता क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में, परामर्श के क्षेत्र में और काउंसलिंग के क्षेत्र में। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन में भी किस तरह से टेस्ट हमें हेल्प करते हैं, क्लिनिकल साइड में भी किस तरह से हेल्प करते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व का जो निर्धारण है वो हम किन किन परीक्षणों के माध्यम से करते हैं। उसमें कुछ उदाहरण हमारे पास उसने दिए हैं, बिग 5, 16 PF, MMPI, TAT, रोशा टेस्ट। ये हमारे कुछ टेस्ट हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का मापन हम किस तरह से करते हैं। बिने परीक्षण है, WAIS है, इसको वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल कहते हैं, SPM। ये हम अलग अलग टेस्ट हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।